हाय फ्रेंड्स, स्वागत है चैनल पर। शुरू करते हैं स्टोरी को। इप 9 परवरिश। बड़ी मुश्किल से वो अपने हाथ को ठीक करने में कामयाब हो पाए और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी ब्रीदिंग अब पहले से नॉर्मल थी। इतना ही नहीं, इतना भयानक सपना देखने के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी उसने तुरंत अपना कंबल हटाया और उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही शावर का ठंडा पानी उसके शरीर पर पड़ा, वैसे ही उसे बरसात का मौसम याद आ गया और उसका पूरा शरीर उस बरसात की याद में ठंडा हो गया। बाथरूम से बाहर निकलते ही पूर्वा ने अपने बैग से कपड़े निकले और तैयार होकर सीधा ब्रेकफास्ट के लिए चली गई। वैसे तो घर में नौकरों को भी कहकर अपने लिए अपने कमरे में ब्रेकफास्ट मंगा सकती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं घर के नौकर उसके साथ पहले जैसी हरकतें ना करें और उसके खाने में कोई गलत चीज़ ना मिला दे। जैसे ही पूर्वा अपने कमरे से बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि आज उसकी नींद बाकी दिन से काफ़ी लेट खुली थी और अब तक सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। लेकिन तभी घर की एक सर्वेंट की नज़र पूर्वा पर पड़ी और उसने पूर्वा की तरफ आते हुए उससे कहा, आज आप उठने में थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। पर आपको शायद पता नहीं होगा कि किचन में ब्रेकफास्ट कहाँ रखा है। मेरे साथ आइए, मैं आपको बता देती हूँ। पूर्वा बिना कोई जवाब दिए डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। सर्वेंट उसके आगे आगे चल रही थी। जैसे ही पूर्वा डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठी, वैसे ही सर्वेंट ने उसे गौर से देखा। तभी पूर्वा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम किस चीज़ का इंतजार कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वेंट ने रूही की तरफ देखा। दरअसल रूही भी उठने में लेट हो गई थी, इसलिए वो पूर्वा के ठीक सामने बैठी हुई थी। रूही के चेहरे के डरावने एक्सप्रेशन देखकर सर्वेंट ने घबराते हुए कहा, रूही ने अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है, क्या आपको भी वही चाहिए या फिर आपका ऑर्डर कुछ और होगा? इतना कहते ही सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट की प्लेट की तरफ इशारा किया, लेकिन पूर्वा गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। वो समझ गई कि पूर्वा को उस पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए सर्वेंट ने सर झुकाकर सोचा कि मैं रूही की वजह से कहाँ फंस गई। अब पूर्वा ने कुछ पूछा तो क्या जवाब दूंगी? तुमसे ये सब रूही ने करवाया ना, तो साफ साफ कह दो, कुछ और जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट के मन की बात जानते ही पूर्वा ने बिना रुके उससे कहा। तभी उसने भी हैरानी के साथ हाँ में सर हिलाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा किसी के कहने पर नहीं आऊँगी। पूर्वा ने उस प्लेट की तरफ देखा और कहा, मुझे आलू के पराठे चाहिए। सर्वेंट हैरान थी कि कैसे पूर्वा को उसके मन की बात पता चल गई, पर इस बात पर ज्यादा विचार न करते हुए कुछ ही देर बाद सर्वेंट आलू के पराठे लेकर पूर्वा के पास आई और उसने एक प्लेट में आलू के पराठे डालते हुए कटोरी में दही और चटनी रख दी। तभी अचानक पूर्वा के कानों में एक आवाज आई। आवाज कविता की थी। कविता ने कहा, आज तो तुम्हारी छुट्टी का दिन है, फिर भी तुम काफी जल्दी उठ गई हो, रात को अच्छी नींद तो आई ना तुम्हें? पूर्वा ने पीछे नजर घूमते हुए सर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैं अच्छे से सो पाई। तभी कविता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूर्वा से कहा, देखो बेटा, वैसे तो यहाँ पर बहुत जल्द ही नाश्ता बन जाता है, लेकिन तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहे यहाँ आकर सर्वेंट को अपने मनपसंद चीज़ बता सकती हो, वो तुम्हारे लिए बना देंगे, ठीक है? कविता की बात सुनते ही रूही को गुस्सा आने लगा और उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, ये अच्छी बात है, ना ये किसी बड़े का इंतजार करेगी खाने के लिए और ना ही ये जो बना है वो खाएगी। इसका मतलब ये कोई रेस्टोरेंट है इसके लिए, जहाँ ये ऑर्डर करके अपनी मर्जी का खाना खा सकती है। अच्छा है। कविता ने रूही की बात सुनी, इसलिए कविता रूही के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, पूर्वा की अपब्रिंगिंग तुम्हारी तरह नहीं हुई है, इसलिए उसे इस घर की ज़्यादातर चीज़ पता नहीं होंगे, जिसमें तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तुम ऐसे किसी भी चीज़ पर उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकती हो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम उसे बताओ, अगर उसे बड़ों का इंतजार करना है खाने से पहले, वह भी तुम उसे बताओ, क्योंकि तुम इस घर में पहले से रह रही हो। इतना कहते ही कविता ने पूर्वा की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम इसकी बात का बुरा मत मानना, वो क्या है ना, ये अपने दिमाग में फिल्टर लगाकर बातें नहीं करती है, जो बोलना होता है एकदम से बोल देती है, लेकिन कभी कभी इसकी बातों में सच्चाई भी होती है, इसलिए तुम ज़रा ध्यान से इसकी बातें सुनना।
कविता की बात सुनते ही रूही का सर गर्व से ऊंचा उठ गया, लेकिन इस जिंदगी में पूर्वा चुप रहने वालों में से नहीं थी। तभी पूर्वा ने कहा, कोई बात नहीं, आप सच कह रही थी, उसकी परवरिश और मेरी परवरिश में बहुत अंतर है, तो हम दोनों की आदतों और हरकतों में भी अंतर होगा। फिर भी बड़ी बहन होने के नाते मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मुझे उसकी कितनी बातें सुननी है। अपनी बात खत्म करते ही पूर्वा ने रूही की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तभी कविता वहां से जाने लगी थी कि पूर्वा ने कविता को रोकते हुए कहा, आंटी आपने सही कहा, मैं अपनी बहन की तरह पली बड़ी नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारे मैनर्स मुझ में शायद ना हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपसे सीखना भी चाहती हूँ। क्या यहाँ के सर्वेंट का मुझे ये कहना ठीक रहेगा कि लेट होने पर मैं ब्रेकफास्ट किचन में जाकर लूँ? क्या मुझे उनकी बातें सुनकर लेनी चाहिए या फिर मुझे अपने कमरे में ब्रेकफास्ट मांगना चाहिए या फिर यही आकर खाना चाहिए? वो बात अलग है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं सीधा टेबल पर आकर बैठ गई। जब कविता को ये बात पता चली तब उसने तुरंत सर्वेंट को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने पूर्व को किचन में जाकर नाश्ता ले जाने के लिए कहा? सर्वेंट ने सर झुकाकर हाँ उत्तर दिया। ये सुनते ही कविता को गुस्सा आ गया और उसने सर्वेंट को पूछा, किचन में कौन खाना खाता है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर खाते हैं या फिर अपने कमरे में? वो जगह सर्वेंट के लिए है, तुम लोगों का खाना किचन में होता है। तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आया कि तुम पूर्वा को किचन में बुलाकर खाना खिलाओ? सर्वेंट ने दबी आवाज में कविता की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए मैडम, ये मैंने नहीं किया। दरअसल जब पूर्वा मैडम अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तभी रूही मैडम ने मुझे उनसे जाकर ऐसा कहने के लिए कहा, इसलिए मैं सीधा ऊपर चली गई और मैंने उन्हें किचन में आने के लिए कह दिया। ये बात सुनते ही कविता ने गुस्से में रूही की तरफ देखा। रूही के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी और वो समझ गई थी कि पूर्वा से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं होगा जितना कि उसने सोचा था। पूर्वा को याद था उसकी पिछली जिंदगी में जब वो यहाँ आई थी, तब से उसने काफ़ी महीनों तक किचन में ही ब्रेकफास्ट किया था और कहीं ना कहीं इसके पीछे रूही का सबसे बड़ा हाथ था। फिर एक दिन कविता को पता चला कि वो किचन में जाकर ब्रेकफास्ट करती है, तो उसने पूर्वा को अपने सामने बुलाकर जलील किया और उसके परवरिश पर सवाल उठाया। लेकिन इस बार पूर्वा पहले से ही तैयार थी और रूही की पूरी चाल फीकी पड़ गई। जब पूर्वा ने इस मैटर को कविता के सामने रखा तब उसके मन में एक ही सवाल था कि कविता इस बार रूही को क्या सजा देगी, क्योंकि पिछली जिंदगी में पूर्वा को ये पता ही नहीं चल पाया था कि उसके महीनों तक किचन में खाना खाने की वजह क्या थी और किसने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया था। इसलिए उसने भी कविता की बात उस वक्त सुन ली और उस जिंदगी में उसकी दी हुई सजा काटने के लिए तैयार हो गई थी। साथ ही खुद को ही दिन रात कोसती रही कि उसे बड़े लोगों की तरह खाना पीना और उठना बैठना नहीं आता है। ये सब सोचते हुए जब पूर्वा ने पीछे मुड़कर देखा तो अनिकेत भी वहीं खड़ा था। धीरे धीरे कविता के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अभी आगे बढ़कर रूही को डांटने ही वाली है कि वो कैसे घर की बड़ी बेटी को नौकरों के साथ और उनके बीच में रहने और खाने के लिए कह सकती है या फिर इतनी बड़ी चाल चल सकती है। दूसरी बात ये भी थी कि पूर्वा सोच रही थी अनिकेत को भी इस पर आवाज उठानी चाहिए। भले पूर्वा कविता की बेटी ना हो, लेकिन वो अनिकेत की बेटी थी और देखा जाए तो उसकी पूरी जायदाद की पहली उत्तराधिकारी वही थी। कुछ दिन पहले जब जयंत ने अनिकेत से पूर्वा के व्यवहार की बात कही थी तब अनिकेत को लगा था कि पूर्वा सचमुच में बदतमीज लड़की है और उसके बाद उसने डाइनिंग टेबल पर भी जयंत से बदतमीजी की थी। लेकिन उसको भरोसा था कि धीरे धीरे पूर्वा उनके साथ रहकर बदल जाएगी और उसके व्यवहार में सुधार आ जाएगा। लेकिन उसने रूही से ये उम्मीद नहीं की थी कि वह पूर्वा को इस तरह बेइज्जत करेगी। इससे पहले कि अनिकेत आगे बढ़कर पूर्वा को चार बातें सुनाने की कोशिश करता तभी कविता की नज़र अनिकेत पर पड़ी और तुरंत कविता के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मुस्कुराते हुए पूर्वा की तरफ देखा और कहा, कम ऑन पूर्वा, इसकी बात का बुरा मत मानो, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारी बहन को मजाक करने की आदत है। दरअसल वो बचपन से ही ऐसा करती है। इन छोटी मोटी हरकतों के लिए तुम उसे माफ़ कर दो। आखिरकार तुम बड़ी बहन हो। मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं सचमुच मजाक कर रही थी।
मुझे लगा मजा आएगा, पर मुझे नहीं पता था तुम इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो जाओगी और मेरी शिकायत कर दोगी। खैर, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। इतना कह के रूही ने अजीब सा मुंह बनाते हुए पूर्वा की तरफ देखा। रूही का अजीब सा चेहरा देखकर पूर्वा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, वैसे रूही, तुमने जिस तरह का व्यवहार किया है वो एक अच्छी परवरिश वाला इंसान कभी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ये मजाक था तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन हो, तो तुम ऐसा मजाक कर सकती हो, कोई बात नहीं। इतना कहते ही पूर्वा ऐसे हंसने लगी जैसे उसने सारी बात को मजाक में उड़ा दिया हो। तभी हंसते हुए उसने कविता की तरफ देखा और कहा, थैंक यू आंटी, जब तक मजाक की बात है तब तक मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मुझे अच्छा लगा आपने इस बात को क्लियर कर दिया। पूर्वा के शब्दों को सुनने के बाद कविता के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी नज़र झुका ली और अपने चेहरे के भाव छुपाने की कोशिश की। माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था, किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अनिकेत इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो आगे बढ़ा और उसने ऊंची आवाज लगाते हुए रूही से कहा, हो सकता है ये रूही का मजाक हो, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भद्दा था। अगर आइंदा से तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। मुझे लगता है हमारी परवरिश ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। इतना छूट देना बच्चों को बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी बात खत्म करते हुए अनिकेत ने कविता की तरफ देखा। अपने पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रूही का सर शर्म से झुक गया और वो अपने लंबे नाखूनों से कुर्सी का किनारा खरोचने लगी। कभी उसके पापा ने उससे ऊंचे आवाज में बात नहीं की थी। इतना ही नहीं, अनिकेत कभी भी अपने बच्चों के इतने करीब नहीं था कि वो उनसे प्यार या गुस्सा जता सके, पर आज जिस तरह से रूही को सजा देने वाली बात अनिकेत ने की, तो वो रूही को परेशान करने के लिए काफ़ी था। लेकिन पूर्वा को अपने किए पर खुशी महसूस हो रही थी। ब्रेकफास्ट खत्म होते ही पूर्वा ने कविता और अनिकेत को ग्रीट किया और सीधा अपने कमरे में चली गई। पूर्वा का कमरा और रूही कमरा एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं था, लेकिन खिड़की से आवाज़ साफ सुनाई देती थी। तभी पूर्वा को महसूस हुआ कि रूही के कमरे में जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है और दूसरी तरफ कविता रूही को शांत करने की कोशिश कर रही थी और वो लगातार एक ही बात बोलती जा रही। क्या रूही फिर से गलती करेगी? क्या अनिकेत हमेशा पूर्वा का साथ देगा? एप10 खुद पर काबू रखो, रूही ने गुस्से में कहा। वो इस तरह मुझे बेइज्जत नहीं कर सकती है, उसकी औकात ही क्या है? आप लोग उसे स्लम से उठाकर लाए हो और अचानक कोई भी मेरी बहन कैसे बन सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम, उसे बोलो वो जहाँ से आई है वहीं चली जाए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आखिरकार मेरी बहन बनने के लिए उसमें कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, पर वो तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। रूही की पूरी बातें सुनने के बाद कविता ने शांति से उसके बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए उसे जवाब देने की कोशिश की और कहा, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया हो तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी बेकार में ही चली जाएगी। वैसे भी तुमने जो कुछ किया वो गलत ही था। तुम्हें क्या लगता है इस घर में जो तुम चाहोगी वही होगा? सोचो, अगर तुम्हारे दादा दादी यहाँ पर होते तो तुम्हें आज ही सजा मिल जाती, पर तुम लकी हो। ऐसा कहते हुए कविता की आवाज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। वो एकदम आराम और शांत स्वभाव से रूही को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूही चुप नहीं रहने वाली थी। उसने उछलते हुए अपनी माँ से कहा, अगर आप लोगों को उससे इतना ही प्यार था तो आज तक उसे घर क्यों नहीं लेकर आए? अब क्यों लाए हो? वैसे तो पापा खुद भी उसे पसंद नहीं करते थे, फिर अचानक से उनके अंदर अपनी बेटी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग उठा है? दादा दादी ने भी तो कभी उसकी बात नहीं की। आप अचानक से किसी को भी उठाकर लाओगे और मुझसे कहोगे कि मैं उसकी बातें सुनूं और उसके साथ खेलूं, उसके साथ बैठूं? सॉरी, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। कविता ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे दादाजी ने उसे यहाँ बुलाने के लिए कहा, इसलिए वो यहाँ आई है। उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। यहाँ की हर चीज़, घर, सारी जायदाद और खाना पीना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी और मकसद के लिए है। एक बार उसका काम खत्म हो जाए तो फिर वो चली जाएगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
रूही कविता की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इससे पहले कि रूही कुछ कहती तभी कविता ने अपनी उंगली उठाई और उसके होठों पर रख दी और कहा, अब एक और शब्द नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। काफी दिन हो गए हैं तुम अपनी कजिन सिस्टर के साथ खेलने नहीं गई, उसे घर पर बुला लो या फिर तुम उसके घर चली जाओ। तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ रहकर तुम ऐसी खुराफातें करती रहोगी और तुम्हें सजा मिलती रहेगी। समझने की कोशिश करो, तुम मेरी बेटी हो, कभी कभी हमें डिप्लोमैटिक होना पड़ता है, लोगों के अनुसार बात करनी पड़ती है, उसी में हमारी भलाई है। अपनी माँ की बात सुनते हैं रूही ने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ उसका भाई अमन खड़ा था। तभी मजाक करते हुए रूही ने कहा, देखो अब कुछ दिन मैं उसे बुली नहीं कर सकती पर मैं तुम्हें तो कर सकती हूँ। इतना कहकर रूही हंसने लगी और अमन दौड़कर उसके बिस्तर पर कूद गया। एक तरफ रूही के कमरे में बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ पूर्वा उनकी बातें सुन रही थी। धीरे धीरे पूर्वा की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जैसे जैसे वो चीज़ों को याद करने लगी वैसे वैसे उसकी सांसें बढ़ने लगी। तभी उसने अपनी हथेली बेड साइड टेबल पर रखी और अपनी उंगलियों से टेबल पर खरोचना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी पुरानी यादें बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके सांसों का तेज होना, शरीर की अकड़न और उंगलियों से टेबल को खरोचना बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे उसका अपने आप पर कोई काबू ही नहीं रह गया हो। वो लगातार उसी गुस्से के साथ बहती जा रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो उन यादों का पिटारा खोलकर खुद के साथ गलत कर रही है, तब उसने तुरंत अपने हाथ को रोका और मुट्ठी बांध ली, साथ ही आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश की ताकि वो खुद पर काबू रख सके। कुछ देर में माहौल ठीक होने के बाद पूर्वा अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़ों को अलमारी में रखना शुरू किया। जैसे जैसे वो एक एक कपड़े को अलमारी में रख रही थी वैसे वैसे उसे याद आ रहा था कि रूही ने उसके पहनावे के लिए भी उसे बेइज्जत किया था। हालांकि ये कपड़े उसके पसंदीदा कपड़े थे जो उसकी माँ ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे दिलवाए थे, लेकिन फिर भी इस बार पूर्वा किसी भी मजाक का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कुछ सोचा और फिर सारे कपड़ों को उठाकर बिना तह किए अलमारी के अंदर फेंक दिया। अलमारी का दरवाजा खुला छोड़कर पूर्वा आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने पापा का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड बैग से बाहर निकाला और गौर से उसे देखने लगी। जब वो अपनी माँ के साथ रह रही थी तब उसकी पॉकेट मनी मंथली 100 से 200 रुपये थी, लेकिन यहाँ उसके पापा ने उसे 30,000 का क्रेडिट कार्ड दिया था। अब तक उसे पता नहीं था कि उस क्रेडिट कार्ड के साथ उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अब उसका मकसद उसके सामने क्लियर हो गया था और इस बार वो भी एक अमीर लड़की की तरह बिहेव करना चाहती थी, चाहे फिर उसका व्यवहार लोगों को उसका घमंड ही क्यों न लगे। इससे पहले भी अपनी माँ की कमाई में जो कपड़े पूर्वा ने खरीदे थे वो कोई सस्ते सड़क छाप कपड़े नहीं थे, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो पहनने पर पूर्वा पर अच्छे नहीं लगते थे। इतना ही नहीं, पूर्वा ने अपने लिए कुछ कॉस्मेटिक्स भी खरीदा था। हालांकि पूर्वा को कॉस्मेटिक्स का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो दूसरों के सामने खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सारी पॉकेट मनी उस पर वेस्ट कर दी थी। तभी उसने अपनी चॉइसेस और खुद के खरीदे हुए कपड़ों के बारे में जानने के लिए तुरंत एक कपड़ा अलमारी से निकाला और उसे पहना। साथ ही उसने अपना खरीदा हुआ मेकअप निकाला और तुरंत अपने चेहरे पर मेकअप लगाया। वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में कितनी सारी गलतियां की थी। जब उसने वो कपड़ा पहना तो उसने देखा कि वो उसके शरीर पर लटक रहा था। उसकी फिटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, साथ ही मेकअप भी किसी उम्रदराज इंसान जैसा नजर आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थी। आज तक पूर्वा ने उस चीज का कभी ख्याल नहीं रखा था, लेकिन अब वो ऐसी गलती नहीं करना चाहती है। ये देखकर पूर्वा ने तुरंत अपना मुंह धोया और कपड़े बदल दिए और उसने अपना कैरी बैग उठाया और सीधा घर से बाहर चली गई। वैसे तो उसके पापा ने उसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों ही दिया था, लेकिन वो इस वक्त गाड़ी और ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। अच्छी बात ये थी कि जब वो अपनी माँ के साथ सब्जी मार्केट के लिए निकली थी, तब उसकी माँ ने उसके हाथ में एक 500 का नोट रखा था। उसे पता था इस पैसे से वो आराम से ऑटो लेकर बाहर निकल सकती है।
लेकिन जैसे ही पूर्वा घर से बाहर निकली, घर के एक नौकर ने उसे जाते देख तुरंत कविता और उसकी बेटी को पूर्वा के बाहर जाने की खबर दे दी। देखो, वो घर से निकल भी गई और उसने एक बार बताने के बारे में भी नहीं सोचा। आप सही कह रही थी, उसकी परवरिश गलत है, उसे ये सब सिखाया ही नहीं गया है। कम से कम घर से बाहर निकलने से पहले उसे आपको बताना चाहिए था कि वो कहाँ जा रही है। सीरियसली, उसे इतना भी नहीं पता है। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की का यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे तो हम पर भी असर पड़ सकता है। इतना कहते ही रूही ने अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन कविता अभी किसी सोच में डूबी हुई थी और उसके चेहरे के भाव सामान्य बने हुए थे। तभी रूही ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? इस बात पर तो उसे सजा मिलनी चाहिए ना। सड़क छाप कहीं की। सड़क छाप शब्द सुनते ही कविता ने रूही की तरह गुस्से से देखा और कहा, बेटा, आज तो तुमने अपने मुंह से ये शब्द निकाल दिया, लेकिन आज के बाद से तुम कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगी। तुम एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना तुम्हारे स्टैंडर्ड को गिराएगा और कुछ नहीं। अपनी माँ की बात सुनते ही रूही ने कविता से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैं आज के बाद ऐसी कोई शब्द नहीं कहूँगी। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद कविता ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। उसकी नज़र एंट्रांस गेट की तरफ थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पोश एरिया होने के कारण काफ़ी देर तक पूर्वा को टैक्सी का इंतजार करना पड़ा। लगभग आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। सड़क पर आने जाने वाली सारी कारें थी और एक भी टैक्सी वहां नहीं थी। तभी उसने गेट कीपर से मदद मांगी और गेट कीपर ने एक नंबर मिलाते हुए टैक्सी वाले को बुलाया। जैसे ही टैक्सी ड्राइवर टैक्सी लेकर के आया, पूर्वा गेट कीपर को धन्यवाद कहकर टैक्सी में बैठ गई और उसने बांद्रा चलने के लिए कहा। अपनी पिछली जिंदगी में पूर्वा ज्यादातर कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें बांद्रा से ही लिया करती थी। इस बार उसके बांद्रा जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना था। वो एक बार और स्ट्रीट शॉप्स देखना चाहती थी, सड़क पर लटके हुए चमकती धमकते कपड़े देखना चाहती थी, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो रोड साइड कपड़े नहीं खरीदेगी और सीधा मॉल में जाएगी। जैसे जैसे टैक्सी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पूर्वा उस हवा को अपने शरीर में महसूस कर रही थी। भले पूर्वा इससे पहले भी कॉलेज के लिए बाहर निकली थी, लेकिन बांद्रा वर्ली सीलिंग से होते हुए बांद्रा की तरफ जाना उसका सपना था। अपनी पिछली जिंदगी में वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैंड स्टैंड में आकर सीलिंग की तरफ देखकर कहा करती थी कि माँ, एक दिन मेरे पास कार होगी और मैं आपको इसी ब्रिज से मरीन ड्राइव ले जाऊंगी। तभी ड्राइवर ने पूर्वा को आगे बढ़ने से पहले सीलिंग से जाने या ना जाने के बारे में पूछा। पूर्वा ने अपनी पसंद बता दी और फिर वो खिड़की से बाहर जाते हुए समंदर को जी भर के देखने लगी। इतना ही नहीं, उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी को भी जाहिर किया। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैडम, ऐसे चिल्लाओगी तो लोगों को लगेगा मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। पूर्वा ने हंसते हुए कहा, मुंबई है दादा, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है। पूर्वा का जवाब सुनते ही ड्राइवर चुप हो गया और जैसे ही पूर्वा बांद्रा पहुंचे तो उसने जी भर के मार्केट की तरफ देखा, लेकिन इतने बड़े कपड़े की मार्केट में जाने के बाद वो कपड़े खरीदने की बजाय स्टेशनरी शॉप में चली गई, जहां उसकी माँ उसे अक्सर लाया करती थी। दरअसल वहां थोक के भाव में किताबें और पेंसिलें मिलती थी, इसलिए उसने एक नज़र वहां डालने की कोशिश की। स्टेशनरी शॉप से कुछ चीज़ खरीदने के बाद पूर्वा ने अपने मोबाइल की तरफ देखा। वो अब पुराना हो चुका था, उसने अपनी पिछली जिंदगी में इससे अच्छा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया था। इसलिए वो सीधा मोबाइल शॉप पर गई और उसने एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन उठाकर उसके फंक्शंस चेक किए। उसके पास जो फ़ोन था, दरअसल उसकी बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती थी और उसके कमरे के हर कोने तक भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आते थे। इसलिए जब वो अपनी माँ से बात करती थी तब अक्सर उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाया करता था। लेकिन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ पूर्वा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती थी, लेकिन 30,000 में एक बहुत अच्छा फ़ोन आना बहुत मुश्किल था, इसलिए पूर्वा ने सेकंड हैंड फ़ोन भी देखना शुरू किया।
15,000 का एक फ़ोन खरीदने के बाद पूर्वा ने टाइम देखा और मार्केट की तरफ नज़र डाली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने देखा मार्केट में चारों तरफ दुकानें लगी है, कई सुंदर चीज़ें दिख रही थी। उसने याद किया कि कैसे वो अपने माँ के साथ आया करती थी और दोनों कितना शॉपिंग करते थे। पूर्वा अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगी। कुछ सुंदर कपड़ों को देखने के बाद पूर्वा का मन कर रहा था कि वो वहाँ से खरीदारी करें, लेकिन वो खुद की भावनाओं को रोकना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के भावनाओं में बहकर वो कोई भी ऐसा सामान खरीद ले जो आखिर में उस पर अच्छा ना लगे। क्या पूर्वा खुद को पूरी तरह से बदल देगी? आखिर दादाजी ने पूर्वा को घर पर क्यों लाने के लिए कहा? कविता और पूरा परिवार पूर्वा के नखरे क्यों झेल रहा था? 11 पूर्वा की शॉपिंग। आखिरी बार मार्केट की तरफ देखने के बाद पूर्वा ने मॉल की तरफ नजर डाली। पूर्वा उस मार्केट के शुरुआत में खड़ी थी और मॉल एकदम आखिर में था। चाहे पूर्वा उन कपड़ों और गहनों को कितना ही नजरअंदाज करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उसकी उन सब से यादें जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक एक दुकानदार उसके कान के पास आकर बोलता जा रहा था, मैडम सिर्फ 100 रुपये का है, ले लो। अरे देख तो लो, देखने के पैसे थोड़े लगते हैं। तभी एक और दुकानदार ने कहा, ये तो मैं 50 में भी दे दूंगा। 50 सुनते ही पूर्वा ने एक बार उसकी तरफ नजर डाली और फिर खुद से कहा, अब मैं वो गरीब लड़की नहीं हूँ और ना ही कभी बनने की कोशिश करूंगी। मुझे वो गलती बिल्कुल नहीं दोहरानी है जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में की थी। ये सोचते हुए पूर्वा सब की बातों को नज़रअंदाज करके सीधा मॉल के एंट्रेंस गेट पर पहुंची। उसने पहली बार मॉल की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अपनी मंजिल को देख रही हो। धीरे धीरे उसने मॉल के गेट तक अपना कदम बढ़ाया और एंट्री गेट पर अपना बैग चेक कराते हुए अंदर चली गई। चेकिंग करवाने के दौरान मॉल के सभी स्टोर्स को देखते हुए पूर्वा अपना कैरी बैग उठाना भूल गई थी। तभी गार्ड ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मैडम रुकिए, आप अपना कैरी बैग भूल गई है, इसे लेकर जाइए। पूर्वा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उस गार्ड की तरफ देखा और अपना बैग लेते हुए धन्यवाद कहा। फिर कुछ देर वहीं रुककर उसने एक लंबी सांस ली और मॉल के बीचों बीच बने मैप काउंटर के पास चली गई। उस काउंटर पर हर एक स्टोर की जानकारी दी गई थी। हालांकि पूर्वा ने इस मॉल को कई बार आते जाते देखा था, लेकिन जेब में पैसा ना होने के कारण उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ कदम रख पाए। इतना ही नहीं, कई बार अपनी पिछली जिंदगी में जब वो अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी, तब नंदिनी ने भी उसे हिम्मत जुटाकर मॉल के अंदर जाने के लिए कहा था। लेकिन पूर्वा ने अपनी माँ की हालत को देखकर साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार पूर्वा ने फैसला किया कि वो कपड़े खरीदने से पहले कॉस्मेटिक खरीदेगी। कॉस्मेटिक शॉप फर्स्ट फ्लोर पर थी। पिछली बार जब कविता की बर्थडे पार्टी हुई थी, तब पूर्वा ने जो कपड़े पहने थे वो इतने खराब नहीं थे, लेकिन उसे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता था और साथ ही उसके पास कोई महंगे ब्रांड का कॉस्मेटिक भी नहीं था जिसे वो उन अमीर लोगों के बीच में लगाकर जा सके। पूर्वा को पता था कि दुनिया के सामने अट्रैक्शन का पहला केंद्र चेहरा ही होता है, इसलिए चेहरे को संवारना बहुत जरूरी था। तभी पूर्वा लिफ्ट की तरफ गई और उसने सेकंड फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में लिफ्ट आई और पूर्वा सेकंड फ्लोर पर चली गई। कॉस्मेटिक शॉप के बाहर एक काउंटर बना हुआ था जहां पर बैग लॉक करने और अपना बाकी का सामान रखने की सुविधाएं थी। पूर्वा ने अपना कैरी बैग काउंटर पर रखा और टोकन लेते हुए अपना बैग लॉक करके अंदर चली गई। अगर पूर्वा की पिछली जिंदगी की बात करें तो 17 साल की उम्र में उससे ये भी पता नहीं था कि उसे कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लेकिन समय के साथ साथ उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था और उसी नॉलेज का इस्तेमाल वर्तमान में करके यहाँ अपने लिए कुछ प्रोडक्ट खरीदने वाली थी। हालांकि उसे एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्वा ने अपने अंदर हल्के से डर को महसूस किया। तभी उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा, यहाँ मौजूद सभी लोगों का एक्सपीरियंस उसके सामने कुछ नहीं है। खुद को ये यकीन दिलाने के बाद पूर्वा के मन का सारा डर दूर हो गया था। जैसे ही उसने नज़र उठाकर देखा तब काउंटर के पास कुछ सेल्स गर्ल्स खड़ी थी। वो आपस में बातें कर रही थी। वैसे तो पूर्वा उनसे बहुत दूर थी और उसके लिए उनकी बातें सुन पाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लगा रहा था कि उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है।
दूसरी तरफ वो लड़कियां पूर्वा को देख ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर इस विंडो शॉपिंग के लिए आई हुई लड़की को कौन अटेंड करेगा, क्योंकि पूर्वा का पहनावा एक लोअर मिडिल क्लास लड़की जैसा था। तभी पूर्वा ने आगे कदम बढ़ाया और उन लड़कियों के झुंड के पास जाकर कहा, इंसान के पहनावे से कभी पता नहीं चलता कि वो विंडो शॉपिंग के लिए आया है या सच में कुछ खरीदने वाला है। इसलिए इस बात पर झगड़ा करने की जगह मुझे बताओ मेरी मदद कौन करेगा। मैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, पर पहले मैं ट्रायल लूंगी। हालांकि पूर्वा के शब्द सिंपल थे, लेकिन उसकी आवाज में भारीपन और ठहराव था। साथ ही सब लोगों को इस बात की हैरानी हो रही थी कि पूर्वा को इतनी दूर से उनके बीच चल रही बातों का पता कैसे चला। तभी उनमें से एक लड़की ने सर झुकाते हुए पूर्वा के सामने आकर कहा, जी मैडम आप मेरे साथ इस तरफ आइए। पूर्वा उस लड़की के साथ आगे चली गई। सबसे पहले वो लड़की पूर्वा को एक फाउंडेशन काउंटर पर लेकर गई। उसने पूर्वा को कई सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जो कि अलग अलग सस्ते ब्रांड के थे। अगर पूर्वा अपनी पिछली जिंदगी में होती तो शायद उसकी आंखें इन सब प्रोडक्ट को देखकर चमकने लगती, लेकिन इस वक्त उसे साफ पता चल रहा था कि वो सेल्स गर्ल उसे पूरी शिद्दत के साथ अटेंड नहीं कर रही है और सोच रही है, मैं ये कहाँ फंस गई, इतने सस्ते ब्रांड भी इसके सामने महंगे लग रहे हैं। तभी पूर्वा ने अचानक उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे पहनावे पर मत जाओ, मैंने कहा ना, मैं यहाँ विंडो शॉपिंग करने नहीं आई हूँ, इसलिए अच्छे से मुझे महंगे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दिखाओ। पूर्वा की बात सुनते ही वो सेल्स गर्ल सहम गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि पूर्वा उसके मन की बात पढ़ लेगी, और जब दूसरी बार उस सेल्स गर्ल के साथ ऐसा हुआ तो अब वो सोच समझकर ही आगे बढ़ना चाह रही थी। तभी उसने झिझकते हुए पूर्वा की बात का जवाब देकर कहा, नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं जो प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ वो सब ब्रांडेड ही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले लो रेंज के प्रोडक्ट आपको दिखाओ, हो सकता है कुछ चीज़ें सस्ते में भी अच्छी हों। पूर्वा ने कहा, सस्ती चीज़ इंसान की हैसियत बताती हैं, उसका अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये बात पूर्वा ने बहुत धीमी आवाज में कही थी, इसलिए सेल्स गर्ल को साफ साफ सुनाई नहीं दिया और उसने भी हिम्मत जुटाकर दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की। आगे बढ़ते हुए पूर्वा ने ब्यूटी फाउंडेशन के एक बॉक्स पर हाथ लगाया और सेल्स गर्ल की तरफ पलटते हुए कहा, मुझे इसका सैंपल ट्राई करना है। सेल्स गर्ल ने सर झुकाते हुए पूर्वा से कहा, ठीक है मैडम, मैं करवा देती हूँ। इसका प्राइस 1500 है और इसमें अभी कोई डिस्काउंट नहीं है। पूर्वा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, जब तक मैं ना पूछूं मुझे किसी चीज़ का प्राइस बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी सेल्स गर्ल ने एक बार और पूर्वा से माफ़ी मांगी और फिर उसे बिना प्राइस बताए सामान दिखाने लगी। काउंटर के आखिर में टेस्टिंग टेबल बनी हुई थी, जिसमें 2 तरफा मिरर और दोनों तरफ 2-2 कुर्सियां रखी थी। पूर्वा सीधा जाकर उस कुर्सी पर बैठ गई और सेल्स गर्ल के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद सेल्स गर्ल अपने हाथ में सैंपल का बॉक्स लेकर आए और उसने पूर्वा के चेहरे पर मेकअप लगाया और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगी, मैडम आपने एकदम सही चुनाव किया है, ये आपके चेहरे पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ बिना देर किए खरीद लीजिए। वैसे भी ब्यूटी फाउंडेशन के ज़्यादातर प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। पूर्वा ने गौर से अपने चेहरे को मिरर में देखा और फिर सेल्फी कैमरे से अपनी फ़ोटो क्लिक करते हुए अपना फ़ोटो देखने लगी। फिर उसने बिना किसी भाव के सेल्स गर्ल की तरफ देखा और कहा, तुम्हें प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज नहीं है, देखो ये मेरे चेहरे पर ड्राई लग रहा है। एक काम करो, तुम रहने दो, मैं अपने लिए प्रोडक्ट खुद चुन लूँगी और जब मेरा हो जाए तो मैं तुम्हें बता दूँगी। इतना कहकर पूर्वा वहाँ से उठी और सीधा फाउंडेशन काउंटर के पास गई। उसने अपने लिए 1-2 सैंपल उठाया और खुद पर ट्राई करके उनमें से एक का चुनाव करते हुए काउंटर पर रख दिया और कहा, मैं इसे खरीद लूँगी और इसके अलावा भी मुझे कई सारा सामान खरीदना है, प्लीज़ मेरे लिए संभाल कर रखें। काउंटर पर खड़े दूसरे सेल्समैन ने एक टोकरी पूर्वा को पकड़ते हुए कहा, मैडम आप जिन भी प्रोडक्ट का चुनाव करें उन्हें इस टोकरी में रख सकती हैं। जब आप सारे सामान चुन लें तो बिलिंग काउंटर पर आकर उनकी बिलिंग करवा सकती हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो या सलाह चाहिए तो आप किसी भी सेल्स गर्ल को अपने पास बुला सकती है। पूर्वा ने मुस्कुराते हुए उस सेल्समैन की तरफ देखा और कहा,
डोंट वरी, मैं अपनी हेल्प खुद कर लूंगी। जैसा आप ठीक समझें, इतना कहकर सेल्समैन अपना काम करने लगा। कुछ ही देर में पूर्वा ने अपनी जरूरत की सारी चीज उस टोकरी में भर ली और वो बिलिंग काउंटर की तरफ चलने लगी। उसकी टोकरी में रखे हुए सामान को देखकर अब भी कुछ सेल्स गर्ल उसके बारे में बात कर रही थी। दूसरी तरफ कविता सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आई और उसने एक नौकर को अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या पूर्वा वापस आए? नौकर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं दीदी, अभी तक वो वापस नहीं आई है। कविता ने उसकी बात पर गौर किया और सीधा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि आखिर पूर्वा अचानक गई कहाँ। कहीं वो अपनी माँ से मिलने तो नहीं चली गई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सुबह रूही ने जो मजाक किया था उस वजह से गुस्सा होकर वो हमेशा के लिए वापस चली गई हो। अगर पूर्वा ने ऐसा किया तो कविता को डर था कि वो अनिकेत को क्या जवाब देगी, क्योंकि अनिकेत ने पूर्वा की पूरी जिम्मेदारी कविता को सौंपी हुई थी। ये सब सोचते हुए कविता अपने सर पर हाथ लगाकर माथा मसलने लगी। अचानक उसके कानों में आवाज आई, मम्मा मैं जा रही हूँ। ये आवाज रूही की थी। कविता पूर्वा के सोच में इतना डूबी थी कि उसने रूही से ये भी नहीं पूछा कहाँ जा रही है, और हाँ में सर हिला दिया। रूही भी उसे बाय बाय कहकर हॉल से बाहर निकल गई। यहाँ पूर्वा बिलिंग काउंटर तक पहुंचती उससे पहले उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। शाम के 4 बजे बज रहे थे। पूर्वा एक पल के लिए रुक गई और मन ही मन सोचने लगी कि पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी देर से घर से बाहर है। वैसे तो पूर्वा को किसी बात का डर नहीं था, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए घर से बाहर आना और फिर इतनी देर तक वापस न लौटने पर अनिकेत को परेशानी हो सकती थी। यही सोचकर पूर्वा ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उस कॉस्मेटिक से भरी हुई टोकरी को बिलिंग काउंटर पर रख दिया। बिलिंग काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने एक बार पूर्वा की तरफ देखा और फिर उसका सारा सामान स्कैन करना शुरू किया। उस वक्त जो सेल्स गर्ल पूर्वा को अटेंड कर रही थी, वो किसी और कस्टमर के साथ वहां खड़ी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि पूर्वा ने इतने सारे महंगे ब्रांड एक साथ खरीद लिए थे। तभी बिलिंग काउंटर पर खड़े सेल्समैन ने कहा, मैडम आपका बिल 8,000 का हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ आप कैसे पे करेगी, कैश या कार्ड में? पूर्वा ने क्रेडिट कार्ड निकालकर सेल्समैन के हाथ में रख दिया और सेल्समैन ने तुरंत कार्ड स्कैन किया। हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन पूर्वा अपने लिए सारा सामान लेकर ही घर जाना चाहती थी। जैसे ही वो कॉस्मेटिक शॉप से बाहर आई, उसने कपड़ों के एक जाने माने ब्रांडेड शोरूम की तरफ नज़र डाली और सीधा वहां चली गई। धीरे धीरे उसने कपड़े देखने शुरू किए। हालांकि बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी वहां कुछ बेसिक कपड़े थे। पूर्वा ने मन ही मन सोचा, अगर उसे ऐसे ही कपड़े खरीदने होते तो वो मॉल में क्यों आती। इससे पहले कि एक सेल्स गर्ल उसके पास आकर पूछती, पूर्वा वहां से बाहर निकल गई और उसके ठीक सामने वाले शोरूम में चली गई। यहाँ अब भी कविता के मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर पूर्वा कहाँ गई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और कविता ने तुरंत दरवाजे की तरफ पलटते हुए नौकरानी से कहा, जाकर देखो, शायद पूर्वा ही होगी। नौकरानी ने सर झुकाकर हामी भरी और सीधा दरवाजे के पास चली गई। जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने अनिकेत खड़ा था और यहाँ कविता से इंतजार नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसने नौकरानी से दूसरा सवाल पूछा, कौन आया बताओगी? पूर्वा कब तक घर वापस आएगी? क्या अनिकेत पूर्वा के आने पर उसे डांटेगा? 8-12 आलिया कौन थी? जी दीदी, अनिकेत साहब हैं। ये सुनते ही कविता के चेहरे के भाव बदल गया और उसने मन ही मन कहा, अब तक नहीं है, यही सिखाया है उसकी माँ ने उसे। घर से बाहर निकलो तो कम से कम बताकर जाओ कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। कविता अपने आप में बड़बड़ा रही थी कि अनिकेत आकर उसके बगल में बैठा और उसने कविता का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे परेशान क्यों बैठी हो? कविता ने नज़र उठाकर अनिकेत की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बेटी पूर्वा सुबह से गायब है, बिना बताए घर से निकली है और अब तक वापस नहीं आई। ड्रेसेस के शोरूम में पूर्वा को ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत अपने लिए 2 ड्रेस उठाए और बिलिंग काउंटर पर चली गई। हालांकि वो दोनों ड्रेसेस काफी महंगी नहीं थी, लेकिन पूर्वा को पता था कि वो उस पर अच्छे लगेंगे। तभी बिलिंग काउंटर पर खड़ी लड़की ने पूर्वा से कहा, आफ्टर डिस्काउंट 800 आपको पे करना पड़ेगा।
क्या मैं जान सकती हूँ आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? पूर्वा ने अपने बैग से क्रेडिट कार्ड निकालकर उस लड़की को थमा दिया और अपनी दोनों ड्रेसेस की बिलिंग करने के बाद शोरूम से बाहर आते ही थर्ड फ्लोर की तरफ चली गई। वो घर जाने से पहले एक बार पूरा मॉल घूमना चाहती थी। आगे बढ़ते हुए हर एक शोरूम पर नज़र डालती जा रही थी। तभी अचानक से उसके कदम एक परफ्यूम शॉप के पास रुक गए। पूर्वा को याद था, उसकी पिछली जिंदगी में उसके कॉलेज में ज़्यादातर अमीर परिवारों से आने वाले बच्चे इस तरीके के परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे और उनसे हमेशा ही एक अलग खुशबू आती थी। पूर्वा भी अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। उसे पता था कि अलग पहचान बनाने के लिए कॉस्मेटिक और कपड़ों के अलावा अलग और महंगे ब्रांड के परफ्यूम भी उसके काम आएंगे। उस शोरूम में जाते ही पूर्वा ने जब एक नज़र परफ्यूम्स की बोतल पर डाली तब वो समझ गई कि ये परफ्यूम शॉप मॉल में बनी हुई बाकी शॉप जैसी नहीं है। यहाँ दरअसल वही लोग आते होंगे जिनके जेब में बहुत सारा पैसा हो। वहाँ काम करने वाले सेल्समैन का ड्रेस बाकी दुकान वालों से अलग था। उनके पूरे अटायर में एक अलग ही आकर्षण झलक रहा था। लेकिन पूर्वा इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने आगे बढ़ते हुए पहले परफ्यूम की बोतल पर हाथ लगाया। उस वक्त उस शॉप में पूर्वा के अलावा कोई नहीं था, इसलिए काउंटर पर बैठे दो लड़कों में से एक लड़के ने कहा, जा अटेंड कर, कस्टमर आया है। दूसरे लड़के ने उसका जवाब देते हुए कहा, 2 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब मेरी आंखें इतनी पक्की हो गई है कि दूर से ही भाप लेती हैं कौन खरीदने वाला है और कौन टाइम पास करने वाला। उसके कपड़े देख कॉलेज से भागी हुई कोई स्टूडेंट लग रही है। आजकल क्या है ना कि मॉल में हर किसी को आने दिया जाता है, इसलिए हम उन्हें रोक नहीं सकते और इन लोगों को पहले से ही पता होता है यहाँ पर परफ्यूम के सैंपल दिए जाते हैं, वही मांगने के लिए लोग आते हैं। देखना ये पूरे स्टोर का विजिट करने के बाद यहाँ आकर सैंपल के लिए पूछेगी। हालांकि पूर्वा ने उन दोनों लड़कों की बात नहीं सुनी, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से समझ गई थी कि मॉल में काम करने वाला हर एक इंसान उसे एक ही नज़र से देखने वाला है। दूसरी तरफ पूर्वा ने किसी भी सैंपल को ट्राई करने की कोशिश नहीं की और एक एक करके सभी काउंटर पर रखी हुई परफ्यूम के बोतल पे लिखे फ्रेग्रेंस का नाम पढ़ने लगी। अचानक पूर्वा की नज़र एक जूते के आकार की बनी हुई बोतल पर पड़ी। इस बोतल का रंग काला था, उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस का नाम नहीं लिखा हुआ था। वो बोतल ऐसे सजाई गई थी जैसे कोई नायाब पीस हो और उसके नीचे उस परफ्यूम के छोटे छोटे सैंपल रखे हुए थे। सैंपल बोतल से खुशबू सुनकर उस जूते के आकार की बनी काली बोतल में डले परफ्यूम की खुशबू का पता लगाया जा सकता था। पूर्वा ने एक सैंपल बोतल उठाया और तुरंत अपनी कलाई पे स्प्रे करते हुए एक लंबी सांस भर के उस खुशबू को सूंघा। इससे पहले कि पूर्वा उसके प्राइस का पता लगा पाती, तब तक वो सेल्समैन आगे आया और उसने पूर्वा से कहा, ये लिमिटेड एडिशन है, इसलिए महंगा भी है। उस सेल्समैन के रूखे शब्द सुनकर पूर्वा को बुरा लगा। इतनी बुरी तरह से तो कॉस्मेटिक शॉप वाली सेल्स गर्ल ने भी उससे बात नहीं की थी। तभी पूर्वा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सैंपल बोतल उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था और फिर कुछ सोचते हुए पलटकर उस सेल्समैन की तरफ देखा और उसकी नेम प्लेट पर नज़र गड़ाते हुए उससे कहा, सुनील राइट, वैसे क्या प्राइस है इस लिमिटेड एडिशन का? इससे पहले कि वो सेल्समैन पूर्वा को परफ्यूम का प्राइस बताता तभी उसने सैंडल की आवाज़ सुनी और तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त एक 5 फुट 6 इंच की सुंदर लड़की शॉप के अंदर आ रही थी। ये देखकर सुनील उस लड़की की तरफ चला गया और उसने मुस्कुराते हुए उस सुंदर लड़की को ग्रीट किया और कहा, आइए मैडम, आपका स्वागत है। सेल्समैन का ऐसा व्यवहार देखकर पूर्वा को गुस्सा भी आया और शर्म भी आई, लेकिन इसके बाद वो किसी के सामने शर्म से अपना सर नहीं झुकना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि ये आखिरी बार वो खुद को शर्मिंदा होते हुए देख रही है। आगे बढ़ते हुए वो सेल्समैन उस सुंदर लड़की को एक एक करके सैंपल ट्राई करवा रहा था, लेकिन उसने पूर्वा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पूर्वा को इस तरह अकेले काउंटर पर गुस्से में खड़े देख दूसरा सेल्समैन उसके पास आया और उसने अपने अच्छे व्यवहार से परिचय देते हुए कहा, हेलो मैडम, क्या मैं परफ्यूम खरीदने में आपकी हेल्प करूं? वैसे हमारे शॉप में काफ़ी वैरायटीज़ है, आप आइए, मैं आपको वो दिखाता हूं जो आपकी पर्सनैलिटी को एकदम सूट करेगा। भले उस सेल्समैन ने काफ़ी सरल शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो भी पूर्वा को एक गरीब लड़की समझ रहा था। तभी पूर्वा ने नज़र उठाकर उसकी नेम प्लेट की तरफ देखा और कहा, मनोज,
मुझे कोई और परफ्यूम नहीं चाहिए, मुझे इस परफ्यूम का प्राइस बताओ। पूर्वा के मुंह के शब्द सुनकर उस सेल्समैन ने एक बार परफ्यूम की तरफ देखा और फिर कहा, मैडम ये लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है, इसलिए इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है, पर आप इसकी खुशबू से मिलता जुलता कोई दूसरा परफ्यूम या डिओ खरीद सकती हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी और वो इस परफ्यूम की तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, लेकिन रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आप कॉलेज जाते या फिर मार्केट आते जाते उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सच कहूँ तो ज़्यादातर लोग इसका सब्स्टिट्यूट ही खरीदते हैं, ताकि सस्ता भी पड़ जाए और काम भी बन जाए। जैसा कि आपने प्राइस पूछा था तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। इसकी कीमत आफ्टर डिस्काउंट 4200 है। पूर्वा ने गौर से सेल्समैन की तरफ देखा और कहा, नहीं मुझे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए, मुझे यही परफ्यूम चाहिए, इसे पैक कर दो, मुझे यही पसंद है। पूर्वा की बात सुनते ही वो सेल्समैन हिचकिचाया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है मैम, ये डिस्प्ले बॉटल है, मैं आपके लिए पैक्ड बॉक्स लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और काउंटर के दूसरी तरफ चला गया। वहाँ ड्रॉअर के अंदर बाकी परफ्यूम की बॉटल रखी हुई थी, जो कि सुंदर बॉक्स में पैक थी। एक बॉक्स निकालते हुए वो सेल्समैन सोच रहा था कि उसको इस स्टोर पर आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और अपने सीनियर से वो आज तक यही सुनता आया है कि इस तरह के कपड़े पहने हुए लोग कभी महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं, उन्हें तो फ्री का सामान चाहिए। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसके सभी सीनियर्स की बातों का कोई मतलब नहीं रह गया था। साथ ही उसे ये भी पता था कि इस सेल के साथ साथ उसे इंसेंटिव भी मिलेगा और उसकी जॉब बहुत जल्दी पक्की भी हो जाएगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सर उठाकर पूर्वा की तरफ देखा, लेकिन अब भी उसके मन में ये डर था कि कहीं बिलिंग काउंटर पर जाकर पूर्वा परफ्यूम लेने से मना ना कर दे, क्योंकि उसके सामने ऐसा कई बार हो चुका था। तभी उसने परफ्यूम का बॉटल लाकर बिलिंग काउंटर पर रख दिया और फिर पूर्वा के पास जाकर उसे स्टोर में रखे हुए बाकी परफ्यूम के बारे में बताने लगा। उसको ऐसा करते देख पहला सेल्समैन अपने कस्टमर को अटेंड करते हुए सोच रहा था कि नए लड़कों के साथ यही परेशानी है, वो गरीब और भिखारी जैसे दिखने वाले लोगों को भी पूरा ज्ञान देने में लग जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग और कुछ नहीं। इतना सोचते हुए उसने एक मजाकिया मुस्कुराहट के साथ अपने जूनियर की तरफ देखा और अंगूठा दिखाकर अपने कस्टमर को अटेंड करने लगा। पूरा स्टोर देखने के बाद पूर्वा उस सेल्समैन के साथ बिलिंग काउंटर पर गई और क्रेडिट कार्ड देते हुए उसने बिल सेटल करने के लिए कहा। इतने में सीनियर सेल्समैन भी वहां अपनी कस्टमर के साथ आ पहुंचा। जब उसने देखा कि पूर्वा ने आखिरकार वो परफ्यूम खरीद लिया है तो वो हैरान हुआ। उसका सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक 16-17 साल की स्टूडेंट दिखने वाली लड़की के पास परफ्यूम खरीदने के पैसे हो सकते हैं। इस उम्र में लोअर मिडिल क्लास के लोग मुश्किल से 100 या 200 का डिओ खरीद ले तो वो भी बहुत है। वो गौर से अपने जूनियर को देख रहा था और मन ही मन ये सोचकर ललचा रहा था कि अगर उसने अच्छे से इस कस्टमर को अटेंड किया होता तो शायद इंसेंटिव का पैसा उसके अकाउंट में आता। फिर उसने अपने कस्टमर को देखा। उस सुंदर लड़की ने सिर्फ 500 का एक डिओ खरीदा था, वो भी अपने पर्स में रखने के लिए। पूर्वा ने अपना बिल और परफ्यूम का बैग उस सेल्समैन से लिया और मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा। तभी सेल्समैन ने भी सर झुकाकर पूर्वा को ग्रीट करते हुए दोबारा विजिट करने के लिए कहा। इससे पहले कि पूर्वा स्टोर से बाहर जाती तभी पूर्वा ने पलटकर सीनियर सेल्समैन की तरफ देखा और कहा, अब इंसेंटिव का लालच करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें पहले ही अनुमान नहीं लगाना चाहिए था कि कौन विंडो शॉपिंग के लिए आया है और कौन सच में खरीदने वाला है। सेल्समैन के लिए हर कस्टमर होता है, चाहे वह किसी भी वजह से क्यों ना आया हो, और जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट 100-200 वाला डिओ लगाकर काम चलाएं। अपनी बात खत्म करते ही पूर्वा ने अपना बैग लिया और आगे कदम बढ़ाया। पूर्वा के रास्ते में जो भी इंसान आ रहा था वो उसे चौंकाती जा रही थी। बाकी लोगों की तरह इस वक्त सीनियर सेल्समैन के दिमाग में भी एक ही सवाल चल रहा था कि पूर्वा ने उसके मन की बात कैसे पढ़ ली। इतना ही नहीं, अपने कस्टमर की बिलिंग करवाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह लड़की जो उसके सामने खड़ी थी उसके कांपते हाथों को देख रही थी। देखते ही देखते पूर्वा उस स्टोर से बाहर चली गई और कुछ ही देर में जब वो सुंदर लड़की अपना सामान लेकर स्टोर से बाहर निकली,
वैसे ही सीनियर सेल्समैन ने अपना खेद जताते हुए सामने रखी हुई चेयर अपनी तरफ खींची और बैठकर सोचने लगा। सुंदरता के पीछे भागकर उसने सिर्फ 500 का सामान बेचा, जबकि उसके सामने 1 महीने पहले आए सेल्समैन ने 4200 की परफ्यूम बॉटल बेच डाली थी। हालांकि वो बात अलग थी, आज उसका अनुमान गलत निकला, लेकिन फिर भी वो इस इंसेंटिव को किसी और के हाथों में जाते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ जूनियर सेल्समैन अपनी पहली बड़ी सेल पर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे की खुशी थी। भले ही वो सीनियर सेल्समैन को जला रहा था, लेकिन वो मन ही मन जानता था कि गलती उसकी ही थी, क्योंकि शुरुआत में उसी ने कस्टमर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी और उसे उसके कपड़ों से जज किया था। दूसरी तरफ पूर्वा ने अपनी पूरी खरीदारी कर ली थी और अब उसे भूख लग रही थी। हालांकि पहले भी उसके मन में ये ख्याल आया था कि वो घर जाने के लिए लेट हो चुकी है और अनिकेत उस पर गुस्सा कर सकता है, लेकिन साथ ही उसके मन में ये भी ख्याल आया, जिस इंसान को इतने सालों में उसकी नहीं पड़ी, एक दिन में अगर वो गुस्सा भी दिखाए तो उसकी परवाह पूर्वा को नहीं करनी चाहिए। जैसे ही वो लिफ्ट के पास गई तो उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर पहले से ही एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की पूर्वा को जानी पहचानी लग रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही पूर्वा उस लड़की के बाईं तरफ जाकर खड़ी हो गई। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे उतरने लगी, पूर्वा ने देखा कि उस लड़की का पर्स खुला हुआ था और उसके पीछे खड़ा आदमी मन ही मन सोच रहा था, यही सही मौका है हाथ साफ करने का। क्या उस लड़की का पूर्वा की पिछली जिंदगी से कोई वास्ता था? पूर्वा के घर लेट पहुंचने पर क्या होगा? एप 13 रूही का गुस्सा। इतना सोचते हुए जब उसने अपना हाथ जेब से निकाला तब तक उसके विचार पूर्वा के कानों तक जा पहुंचे और पूर्वा ने उस आदमी को रोकने के लिए ऊंची आवाज में कहा, आलिया कैसी हो, बहुत दिन बाद दिखी। तुम्हारे पास की चैन खुली है, तुरंत बंद कर लो। मॉल से बाहर लोगों का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। चोरी हो सकती है चीजें। जैसे ही आलिया ने पूर्वा की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लिफ्ट में उसके साथ खड़ी अनजान लड़की उसका नाम कैसे जानती है, लेकिन तभी आलिया ने तुरंत पलट कर देखा और वो समझ गई कि पूर्वा ने उसे इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई। दूसरी तरफ वो आदमी भी तुरंत अपना हाथ पीछे लेते हुए हैरान रह गया। पूरी सिचुएशन समझने के बाद आलिया ने सर झुकाते हुए पूर्वा का धन्यवाद किया। पूर्वा ने भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी धन्यवाद को एक्सेप्ट किया। तब तक लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों फूड कोर्ट की तरफ चले गए। हालांकि पूर्वा को ये अंदाजा नहीं था कि आलिया भी फूड कोर्ट की तरफ ही जा रही है, लेकिन अब भी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। पर आलिया उसके मन में उठ रहे सवालों को पूर्वा से तुरंत पूछना चाहती थी, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसने एक बार और पूर्वा को सर से लेकर पैर तक देखा, ताकि वो उसे पहचान सके, क्योंकि इतने बड़े शहर में किसी का कहीं भी मिल जाना आम बात थी। लेकिन जब आलिया अपनी याददाश्त पर जोर देकर थक गई, तो उसने आगे बढ़ते हुई पूर्वा को आवाज देकर कहा, हेलो, 1 मिनट, मुझे आपसे बात करनी थी। पूर्वा ने तुरंत पलटकर आलिया की तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो। अगर आज तुम नहीं बचाती तो शायद मैं अपने पूरे महीने की पॉकेट मनी एक ही झटके में गवा देती, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और उस थैंक यू के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लंच करो। लंच मेरी तरफ से रहेगा, प्लीज़ मना मत करना। इतना कहकर सवालिया नज़र से आलिया ने पूर्वा की तरफ देखा। उसे डर था कि कहीं पूर्वा उसे मना ना कर दे। कुछ सोचने के बाद पूर्वा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगी थी और शाम होने को है। मैंने तो अपना लंच स्किप ही कर दिया था, शायद तुमने भी। पूर्वा मन ही मन सोच रही थी कि आगे चलकर वो दोनों फर्स्ट ईयर के क्लासमेट बनने वाले थे, इसलिए उसके साथ लंच करने में कोई बुराई नहीं थी। पूर्वा के मुंह से हाँ सुनते ही आलिया ने आगे बढ़ते हुए उसे साथ में आने के लिए कहा। जैसे वो रेस्टोरेंट में पहुंचे, वेटर ने उन्हें ग्रीट किया और रेस्टोरेंट के आखिर में लगी हुई टेबल के पास लेकर गया और दोनों के हाथ में मेन्यू थमा दिया। तभी पूर्वा और आलिया ने अपने लिए एक एक वेज रोल ऑर्डर किया। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से चला गया और आलिया कंफ्यूजन में पूर्वा की तरफ देखने लगी। उस वक्त पूर्वा अपने फोन में लगी हुई थी। कुछ ही देर में वेटर 2 वेज रोल लेकर आया और उसने दोनों लड़कियों के सामने सर्व करते हुए कहा, एंजॉय योर वेज रोल, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता दीजिए। पूर्वा ने हाँ में सर हिलाया और वेटर वहां से चला गया। तभी आलिया ने वेज रोल का पहला बाइट लेते हुए कहा,
तुमने अचानक से मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया तो मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई। वो क्या है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम इससे पहले कब मिले थे। पूर्वा ने पहली बार में ही वेज रोल का काफी बड़ा बाइट ले लिया था, इसलिए उसका पूरा मुंह भरा हुआ था। तभी उसने आलिया को हाथ से इशारा करते हुए रुकने के लिए कहा। ये देखकर आलिया मुस्कुराने लगी। जैसे ही पूर्वा ने वो निवाला अपने हलक से नीचे उतारा तब आलिया की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, तुम जूनियर हाई स्कूल की टॉपर हो ना? मैंने भी इसी साल हाई स्कूल पास आउट किया है। एक टॉपर को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है, शायद तुम समझ पाओ। आलिया ने पूर्वा की बात को दोहराते हुए कहा, अच्छा तुमने भी इसी साल पास आउट किया है? तो फिर कौन से कॉलेज जा रही हो तुम? पूर्वा ने आलिया की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने कल ही सिटी के नंबर 1 कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया है। वैसे मेरे हाई स्कूल में मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, इसलिए मुझे लोन फीस भरनी पड़ी। उम्मीद है तुम भी उसी कॉलेज में जा रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हम आगे चलकर क्लासमेट रहेंगे। पूर्वा की बात सुनते ही आलिया ने कहा, अगर हम क्लासमेट बने तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अब तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। मैं कॉलेज देख रही हूँ कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे पापा ने तो मुझे उसी कॉलेज में जाने के लिए कहा है जिसमें तुम्हारा एडमिशन पहले से हो चुका है। मुझे लगता है अब चुनाव करने में थोड़ी आसानी होगी। आलिया की बात सुनकर पूर्वा ने मुस्कुराते हुए अपना आखिरी बाइट खाया और आलिया को चलने के लिए कहा। जैसे ही वो दोनों कैफेटेरिया से बाहर आए तब आलिया ने पूर्वा से पूछा, वैसे मैं खाना खाने के बाद सीधा फिल्म देखने जाने वाली थी। अगर तुम मेरे साथ फिल्म देखना पसंद करोगी तो हम साथ में चल सकते हैं। काफी देर हो चुकी थी। पूर्वा ने एक बार फोन में टाइम देखा और फिर मन ही मन सोचा कि उसे और देर तक यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि घर पर कौन क्या सोच रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने आलिया से कहा, मैंने घर पर फिल्म के बारे में नहीं बताया है। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची तो सब लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए आज तुम अपनी फिल्म एंजॉय करो, किसी और दिन हम साथ में देखेंगे। पूर्वा की बात खत्म होते ही दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को गुड बाय किया और पूर्वा मॉल से बाहर निकल गई। इससे पहले कि पूर्वा घर वापस जाने के लिए टैक्सी लेती है, उसने अपनी आंखें बंद की और आलिया के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में आलिया इतनी ही पढ़ाकू लड़की थी और वो दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे, लेकिन आलिया और पूर्वा के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि आलिया ज़्यादातर अपना समय पढ़ने में ही बिता देती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी आलिया को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी और पूरी पढ़ाई खत्म होने से पहले ही वो चल बसी। इस जिंदगी में आलिया के साथ क्या होगा, ये तो पूर्वा को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि आलिया हो ना हो उसकी क्लासमेट बन जाएगी, क्योंकि उसके पापा सिटी के नंबर 1 कॉलेज के प्रिंसिपल थे और जहां तक पूर्वा उन्हें जानती थी, वो अपनी बेटी को किसी और कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, ये उसे अच्छे से पता था। धीरे धीरे दिन का उजाला अंधेरे में बदलने वाला था। इससे पहले ही पूर्वा घर पहुंच गई। रूही को भी घर पहुंचे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए नौकरानी ने दरवाज़ा खुला ही रखा था। पूर्वा सीधे अंदर आई। उस वक्त रूही अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। जैसे ही उसने पूर्वा को देखा, वो हैरान हो गई। उसने इतने महंगे ब्रांड के कैरी बैग्स एक साथ पूर्वा के हाथ में होने की कल्पना भी नहीं की थी। एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पूर्वा अकेले शॉपिंग पर जाकर अपने लिए इतना महंगा सामान खरीद कर लाई है। तभी उसने अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए दरवाजे की तरफ देखने के लिए कहा। पहले तो कविता को समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब उसने पलटकर देखा तो वो भी हैरान रह गई। रूही मन ही मन सोच रही थी, कम से कम इस वक्त कविता के पास पूर्वा को डांटने के लिए कुछ होगा और आज जरूर पूर्वा को अच्छी खासी डांट पड़ेगी। लेकिन जैसे ही पूर्वा सोफे के पास पहुंची तब कविता ने मुस्कुराते हुए पूर्वा से कहा, अरे वाह, तुम शॉपिंग करने गई थी लगता है। तुमने काफ़ी अच्छी चीज़ें खरीदी हैं। पूर्वा ने कविता की बात का जवाब मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला कर दिया। तभी कविता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत ट्रांसफ़र कर दूंगी। तुम्हें देखकर लग रहा है तुमने अपनी सारी पॉकेट मनी आज की शॉपिंग में खर्च कर दी। जैसे ही रूही ने अपनी माँ की बात सुनी वैसे ही वो गुस्से से तमतमा उठी।
क्योंकि कविता ने उसे कभी भी ना तो इतनी पॉकेट मनी दी थी और ना ही उसे खर्चा करने का इतना हक दिया था। पर आज वो पूर्वा के साथ ऐसे बात कर रही थी जैसे वो पानी की तरह उस पर पैसा बहाने के लिए तैयार हो। ये सब सोचते हुए रूही खुद को रोक नहीं पाए। उसने तुरंत सीढ़ियों से उतरकर अपनी माँ के पास जाकर कहा, अगर इतना ही पैसा है तो प्लीज़ मुझे दे दो। मैं कब से अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कह रही हूँ और इसे तो पापा ने पहले से ही पैसे दिए थे। फिर तुम क्यों देना चाह रही हो? हालांकि रूही ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए इतनी धीमी आवाज में बात की थी कि वो आवाज कविता के अलावा और किसी को नहीं सुनाई दी। कविता ने पलटकर रूही की आंखों में देखा। कविता समझ गई थी कि रूही उससे ये उम्मीद कर रही थी कि वो पूर्वा की क्लास लगाएं। उस वक्त तो कविता ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पूर्वा वहां से चली गई तो उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ सोफे पर बिठाकर समझाते हुए कहा, तुम क्या एक छोटे बच्चों जैसी जिद लगाकर बैठ गई हो? कहा ना उसे किसी वजह से यहाँ लाया गया है, तो समझ जाओ। वैसे भी उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे तुमसे ज्यादा आकर्षित बनाए। फिर तुम्हें किस बात की परेशानी है? अपनी माँ से डांट सुनने के बाद रूही मुंह बनाकर बैठ गई और उस वक्त कविता खुद इतनी परेशान थी कि वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय इस बात का जवाब जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर पूर्वा को इतनी हिम्मत और समझ आई कहाँ से कि वो अकेले मॉल जाकर चुनिंदा ब्रांड के कपड़े और कॉस्मेटिक्स खरीद कर लाए और हो ना हो उसने अनिकेत का पूरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट आज ही खत्म कर दिया होगा। हालांकि उसे क्रेडिट कार्ड इसी वजह से दिया गया था ताकि वो उसका इस्तेमाल ढंग से ना कर पाए और कंफ्यूज होकर एक भी पैसे खर्च ना करें, लेकिन कविता की ये चाल उस पर ही भारी पड़ गई थी। दूसरी तरफ पूर्वा जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, फ्रेश होने से पहले अपना सारा सामान बिस्तर पर रखी और तुरंत बिस्तर पर जाकर लेट गई और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद करके सोचने लगी, अपने पापा से लिए हुए क्रेडिट कार्ड की आधी से ज्यादा लिमिट आज ही खत्म कर दी है, लेकिन जो सामान वह लेकर आई थी उस सामान की जरूरत पैसे से कहीं ज्यादा थी। तभी उसने एक एक करके अपने कैरी बैग में रखी हुई सारी चीजों को बाहर निकाला और आखिर में परफ्यूम की बोतल को बाहर निकाल कर देखने लगी। पूर्वा के बिस्तर के दोनों तरफ साइड टेबल और 2 लैंप थे। पूर्वा ने तभी एक लैंप जलाए और जब उसकी पीली लाइट उस बोतल पर पड़ी तो उस बोतल का काला ग्लास ऐसे चमकने लगा जैसे काला डायमंड हो। पूर्वा शोरूम से बाहर आ रही थी तब उसने इस परफ्यूम के बारे में कुछ खास बात पढ़ी थी। वो ये थी कि उस परफ्यूम के डिजाइनर की मौत के बाद उसकी कीमत 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई ऐसी परफ्यूम की बोतल को उसकी मौत तक संभाल कर रख सके तो वो एक नायाब चीज की मालिकत का आनंद उठा सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में पूर्वा को इस घर में आने के बाद ना तो कोई पॉकेट मनी मिली थी और ना ही उसने ऐसा कोई सामान खरीदा था जिससे उसे खुशी मिल सके, और इतना ही नहीं उसे अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए कविता के भरोसे रहना पड़ता था और वो वही कपड़े पहनती थी जो कविता उसके लिए खरीद के लाती थी। इतना ही नहीं पूर्वा को धीरे धीरे ये भी पता चलने लगा था कि उसके कपड़े खरीदने के लिए कविता खुद नहीं जाती बल्कि घर की नौकरानी को भेजकर किसी सस्ती सी सड़क छाप मार्केट से कपड़े खरीद लाती है। शायद इसीलिए पूर्वा उन कपड़ों में अच्छी नहीं नजर आती थी और उसके बाद रूही उसका मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन अपनी इस जिंदगी में पूर्वा ने इस बार तो अपनी जरूरत की चीजें ले ली थी, लेकिन वो उस क्रेडिट कार्ड को गौर से देखते हुए सोच रही थी कि उस क्रेडिट कार्ड के जरिए भी वो और पैसे कमा सकती है। हालांकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने जैसी कोई चीज ना तो की थी और ना ही उसमें रुचि लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी और अपने पापा की दी हुई पॉकेट मनी का पूरा इस्तेमाल करना चाहती थी। क्या कविता पूर्वा की हरकतों का राज पता लगा पाएगी? क्या रूही फिर से पूर्वा को परेशान करने की कोशिश करेगी? जान के लिए बने रहे हमारे साथ गाइस। बाय। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही स्टोरी सन के लिए।